गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, बताया था मैंने, कम्युनिटी के अंदर पढ़ेंगे अपन, मेजर्स का टॉपिक लेंगे अपन आज। और सबको अच्छी स्टडी चल रही होगी, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य के अंदर, अपने टारगेट के अंदर लगे हुए होंगे सब। आई होप आप सब अच्छी स्टडी कर रहे होंगे और अच्छा एकदम रिवीजन और नॉलेज अपना इंक्रीमेंट कर रहे होंगे दोस्तों। आज मैं आपके साथ में, मैं आपका दोस्त सुनील, एक धमाकेदार टॉपिक के साथ आया हूँ। कम्युनिटी, सभी की डिमांड रहती है कि कम्युनिटी पढ़ाओ, कम्युनिटी पढ़ाओ, तो आज कम्युनिटी चालू कर रहे हैं अपन आज से। आज का टॉपिक जो होगा वो मेजर्स होगा दोस्तों। वैसा मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगला जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अपन कम्युनिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक मेजर्स होगा। और उससे पहले अपने माता पिता के चरणों में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी शुरुआत करते हैं अपन, दूसरों की नहीं कहता, लेकिन मैं तो अपने माता पिता की शुरुआत करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। उससे पहले माता पिता के लिए 2 लाइनें कि जिस घर के अंदर माता पिता हंसते हैं, जिस घर के अंदर माता पिता हंसते हैं दोस्तों, वहाँ देवी और देवता निवास करते हैं। और जिस घर के अंदर माता पिता के आंसू निकलते हैं या आंसू गिरते हैं दोस्तों, तो वहाँ असुर और दानव निवास करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कभी अपने माता पिता की आंखों से आंसू ना निकलने देवे, उनकी हर इच्छा, हर विश पूरी करें, उनको हमेशा खुश रखे। जैसे आप अपने बच्चों को खुश रखते हैं, वैसे अपने माता पिता को खुश रखें, क्योंकि माता पिता एक ऐसी उम्र में आ जाएंगे कि जब वो एक बच्चे जैसा बिहेव करेंगे तो अपने गुस्सा आएगा। लेकिन एक बार सोचिए कि जब अपन बच्चे थे और जब वो अपने माता पिता अपनी केयर करते थे तो कभी उनको गुस्सा नहीं आता था, वो हर चीज़ अपने लिए सेक्रीफाइस कर देते थे दोस्तों। तो हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक की। इस टॉपिक को खोल के रख दूंगा मैं आज, मैं कह देता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। इस टॉपिक से कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना मेजर से, तो आप, मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, रिवीजन अच्छी तरीके से किया, तो कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। और हर एग्जाम में 102 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। कम्युनिटी के अंदर कुछ जैसे CHO वगैरह के लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के, वहाँ से कम्युनिटी अच्छी आती है। तो वहाँ तो क्या होता है कि 2 से 3 नंबर आते हैं, लेकिन नॉर्थ वगैरह इनके अंदर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर बार। और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है मेजर्स। और मेजर्स के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है अपने को। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के धमाकेदार टॉपिक की। आज का जो सब्जेक्ट आज से चालू कर रहे हैं अपन, वो होगा CHI, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अगर कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बात करूं मैं कि कम्युनिटी नर्सिंग क्या होती है, तो कम्युनिटी यानी समुदाय के अंदर कोई भी बीमारी की स्क्रीनिंग करना, उसको डायग्नोसिस करना। एक बड़े लेवल पे कोई बीमारी होगी कम्युनिटी के अंदर, या कम्युनिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन देना पेशेंट को। कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उसको अपने को प्रिवेंट करना है, उसके रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए उसके अपने को उपाय बताना है। कम्युनिटी के अंदर हेल्थ टीचिंग हो गई, पोस्टर वगैरह हो गई, ये सब कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव करते हैं अपन। यहाँ पे अपन बीमारी होने से पहले ही प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव से अपन वे अपनाते हैं यहाँ पे, जिससे कम्युनिटी के अंदर कोई बीमारी फैले नहीं। इसके बाद में बात करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो होता है 2 तरह के रोग पाए जाते हैं। एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल उनको बोलेंगे दोस्तों अपन कि वह डिजीज जो स्प्रेड होती है, वह डिजीज जो स्प्रेड होती है बाय एयर से, वाटर से, एनी रूट, वाटर में होगा सर, एयर से, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, सलाइवेशन हो गया, इनसे अगर कोई डिजीज अपने को स्प्रेड हो रही है, अगर हवा की बीमारी अपन लगभग इसको बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिजल्स आ गया, मम्स आ गया, रूबेला आ गया, टाइपस आ गया, इसका टाइपस, कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, TB हो गया, बहुत सारी डिजीज होती है। और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है बाई रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफर नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें अपन तो इसके अंदर जो रहती है वो आती है STN हो गया, डायबिटीज मेलेटस हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, CAD की डिजीज हो गई, कोई किडनी की डिजीज हो गई। ये किसी कम्युनिटी के अंदर से एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब कम्युनिकेबल के अंदर हो गया कि कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होगी वो डिजीज बाय स्नीजिंग से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, फॉर्मेलिटीज से, इन सब से वो डिजीज स्प्रेड होगी। इसके बाद में आज के टॉपिक की बात करते हैं अपन। आज के टॉपिक जो होगा वो होगा मिजल्स एक अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझोगे दोस्तों इसको, अच्छे से आपने इसको नोट किया, अच्छे से आपने इसको
देखा आपने इसको तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। मीजल्स की अगर बात करते हैं अपन तो नाम आता है मीजल्स। मीजल्स के अगर अदर नेम की बात करें तो आल्सो कॉल्ड इसको रेत मीजल्स बोलते हैं। इसके नाम ही इतने कि आपको ये पता, मेरा बोर्ड ही आता पढ़ के देखो तो इसके नाम अगर अदर नेम बोलता पूछ लेते हैं कि मीजल्स का अदर नेम क्या है या फिर इस डिजीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको रेड मीजल्स बोलते हैं, रूबियोला बोलते हैं, रूबेला नहीं बोलते, रूबेला तो जर्मन मीजल्स को बोलते हैं। एक होता है रूबेला, क्या होता है रूबेला, इसका मतलब होता है जर्मन मीजल्स, इसको बोलते हैं जर्मन मीजल्स, ठीक है, ये अलग चीज है और रूबियोला अलग चीज है। इसका रूबेला वायरस होता है, इसका रूबियोला वायरस होता है। इस मीजल्स को बोलते हैं अपन फाइट डिजीज। मीजल्स को क्या बोलते हैं? फाइट डिजीज बोलते हैं, 10 डे डिजीज बोलते हैं, 14 डे मीजल्स बोलते हैं, इंग्लिश मीजल्स बोलते हैं, बोर्ड क्रशर डिजीज बोलते हैं और हार्ड मीजल्स बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम तो मीजल्स के अलग नेम हो गए, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा आप कि इनके क्या क्या अदर नेम होते हैं। ये मैंने शुरुआत करी आपके सामने अदर नेम की इनकी। अगर मीजल्स के बारे में अगर आगे अपन बात करें कि मीजल्स कैसी डिजीज है, कैसे स्प्रेड होती है, क्या इसके फैलने का रूट है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कम्युनिकेबल कब होती है, हाईली इन्फेक्शन डिजीज कब होती है, प्रिवेंशन क्या है, साइन सिम्टम कैसे होंगे, पेशेंट को कैसे क्योरेटिव करेंगे, क्या इसके प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट है। तो मीजल्स की अगर बात करें अपन तो मीजल्स क्या होती है कि मीजल्स की बात करें तो मीजल्स ये लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा साथ में, मीजल्स इज ए रेस्पिरेटरी मीजल्स इज ए रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। मीजल्स क्या है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। मीजल्स की अगर बात करें तो मीजल्स एक कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी डिजीज है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें मीजल्स के अंदर कि और क्या क्या रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो रेस्पिरेटरी की अगर बात करें अपन तो रेस्पिरेटरी के अंदर और भी चीजें आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा मम्स का, मम्स इज आल्सो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। रूबेला हो गया, रूबेला हो गया, ठीक है। चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज है। स्मॉल पॉक्स हो गया, तो ये सब रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। अगर इसके आगे बात करें अपन कि मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है मीजल्स, तो मीजल्स मोस्ट कॉमन होती है चाइल्ड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? चाइल्ड। अगर एज की बात करें तो 9 मंथ से लेके 3 ईयर तक बच्चे, 9 मंथ से लेके, सॉरी पूरा लिख देता हूँ मैं आपको एक बार, ये होती है मोस्टली, अगर मोस्ट कॉमन एज की बात करें इसके अंदर तो 9 मंथ से लेके 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर अपने को बेस्टली देखने को मिलती है ये डिजीज। अब 9 महीने से पहले क्यों ये देखने को मिलती है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 9 महीने से पहले क्या होता है कि मदर मिल्क जो होता है ना, मदर मिल्क प्रोवाइड IgA एंटीवायरल एंटीबॉडी। अपन ने सुना है दोस्तों कि बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कंपल्सरी फीडिंग चलाते हैं अपन 6 महीने तक, बच्चे को अपन 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीड पिलाते हैं, लेकिन उनसे जो एंटीबॉडी मिलती है 3 से लेके 5 महीने तक या 2 से लेके 3 महीने तक मिलती है अपने को। तो उन 3 महीनों में क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से एक IgA एंटीबॉडी सीक्रेट होती है। क्या होती है? IgA ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडी सीक्रेट होती है जो बच्चे को इम्यूनिटी देती है, जो बच्चे को क्या करती है? इम्यूनिटी देती है, अदर इम्यूनिटी टू अगेंस्ट टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बच्चे को क्या करती है? एंटीबॉडी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देती है। तो बच्चे के अंदर क्या होगा कि बच्चा जब ब्रेस्ट सब करेगा ना, ब्रेस्ट मिल्क पिएगा, तो कंटिन्यू मतलब वो एंटीबॉडी जो रहती है 9 महीने तक उसको अच्छा मिलती है, अच्छा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। तो वहाँ पे बच्चे को अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, बच्चा मीजल्स से कोई वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज से इफेक्ट नहीं होगा। तो मोस्टली बच्चे के अंदर वो अपने को देखने को नहीं मिलती है मीजल्स, 9 महीने से पहले अपने को मीजल्स देखने को नहीं मिलती है। अगर इसके बाद में बात करें मीजल्स के बारे में तो मीजल्स के अंदर जो होती है, मीजल्स ओनली जो होता है ह्यूमन को इफेक्ट करता है। मीजल्स जो होता है ओनली ह्यूमन को इफेक्ट करता है। मीजल्स जो होता है ओनली ह्यूमन इफेक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज मीजल्स का जो पीरियड होता है ना, मीजल्स कैरियर ओनली ह्यूमन, तो मीजल्स का जो पीरियड होता है वो ओनली ह्यूमन होता है, इसलिए मीजल्स
पिछले मेजर्स उसके अलावा किसी को इफेक्ट नहीं करती हैं। इसके अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें अपन, पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें अपन, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, अगर ये मेजर्स की बात करें तो ये क्या है, वायरल बॉर्न डिजीज होती है। क्या होती है, वायरस के द्वारा होती है, वायरल बॉर्न डिजीज कहलाती है। अगर इसकी पॉजिटिव की बात करें तो रूबीओला, रूबीओला वायरस इसका जो होता है वो इसका होता है। अगर इसकी बात करें तो ये आरएनए वायरस होता है। क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस के टाइप होते हैं, सब टाइप होते हैं। आरएनए पैरामिक्सो, आरएनए में क्या होगा, पैरामिक्सो वायरस होगा। आरएनए के अंदर पैरामिक्सो वायरस अपने को देखने को मिलेगा। अगर आरएनए वायरस की बात करें सब टाइप की अपन, तो इसके अंदर भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे एक हो गया पैरामिक्सो वायरस हो गया, क्या हो गया, पैरामिक्सो हो गया, मायोमिक्सो हो गया, मायोमिक्सो, टोगा वायरस हो गया, मिक्सो वायरस हो गया। तो ये कुछ 3-4 सब टाइप होते हैं इसके। एक होता है ऑर्थोमिक्सो, क्या होता है, एक ऑर्थोमिक्सो वायरस हो गया। तो ये इसके सब टाइप होते हैं आरएनए वायरस के, जिसमें से आरएनए वायरस जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस से आरएनए वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस से रूबेला वायरस का पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके बाद में बात करेंगे मेजर्स के इंक्यूबेशन पीरियड की। आप नोट कर लेना दोस्तों साथ में, क्योंकि थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, टॉपिक बड़ा है, टाइम लगेगा इसमें इसको पढ़ाने के अंदर, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे अपन, ठीक है। आप नोट करते रहना साथ में, जितना नोट करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसके अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली क्या होता है, 10 से लेके 14 दिन। अगर रेंज में पूछिए आपसे तो 10 से लेके 14 दिन बोलना है, और अगर एवरेज अगर पूछे तो 10 डे अपने को बोलना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 10 डे ऑन फीवर आती है। तो मीजल्स का जो फर्स्ट साइन होता है ना, फर्स्ट साइन जो बोलते हैं अपन मीजल्स का, वो फीवर ही होता है। और 14 डेज जो होता है, 14 डेज जो होता है वो रेशेज अपीयर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, रेशेज अपीयर बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मेजर्स के अंदर फर्स्ट रेशेज अपीयर कब होते हैं। तो फर्स्ट अपीयर तो 14 डेज पे हो गए, 14 दिन पे होते हैं। और अपीयर होते कहाँ पे हैं, तो उसका आंसर होगा बिहाइंड द ईयर होगा, ठीक है। और मेजर्स का फर्स्ट साइन की अगर बात करेंगे, मेजर्स का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, तो मेजर्स का फर्स्ट साइन जो होता है वो होता है फीवर। इंक्यूबेशन की बात करिए अपन, 10 से 14 दिन होता है। अगर एक बार पूछे तो 10 डे अपने को इसका राइट आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर कम्युनिकेबल पीरियड की। क्या बात करेंगे, कम्युनिकेबल पीरियड की। मेजर्स के कम्युनिकेबल पीरियड की बात करें, कम्युनिकेबल पीरियड की, अगर कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब समझे अपन, तो ऐसी कंडीशन जहां पे इन्फेक्शन जो होता है वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है यहाँ पे। अब वो कब होती है, तो मेजर्स के अंदर होता है 4 डेज तो बिफोर, क्या होता है, 4 डेज बिफोर एंड 5 डे आफ्टर, 5 डे। आप साथ में नोट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना आप लिखोगे, लिख के याद करोगे, आपको चीजें हर चीज कंटेस्ट होगी, हर चीज क्लियर होगी, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आफ्टर 5 डे अपीयर जेसिस, क्या होता है, आफ्टर 5 डे अपीयर जेसिस होता है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि आइसोलेशन अपने कितने का करते हैं। आइसोलेशन की अगर बात करें अपन कि मेजर्स के पेशेंट को आइसोलेट कितने टाइम तक करते हैं अपन, आपने उतार लिया होगा दोस्तों, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर लाइफ में लिख नहीं पाओगे, अगर ओरली के भरोसे बैठे रहोगे तो अपनों को आइसोलेशन तो है नहीं, तो अपनों को हर चीज याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप हर चीज नोट करिएगा, जितना नोट करोगे आप, मैं थोड़ा साइड में होकर लिखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज दिखे। अब आगे बात करते हैं, इसके अंदर जो आइसोलेशन टाइम होता है मेजर्स के अंदर, अपन आइसोलेशन कितने टाइम का करते हैं, ठीक है। आइसोलेशन पीरियड, आइसोलेशन की अगर बात करें, ऐसा कोई सा भी टाइम कि पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस है उस कंडीशन में, या वो किसी और को डिजीज फैला सकता है, तो अपने उसको सेपरेट करना, दूसरों से अलग रखना, उसको आइसोलेशन बोलते हैं। उसके अलग से कपड़े होंगे, अलग से खाने के सामान होंगे, बाथरूम वगैरह, उसके लेटरिन वगैरह सब अलग से अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेजर्स के आइसोलेशन टाइम लगते हैं 1 वीक का। कितना टाइम लगते हैं, 1 वीक का। 1 वीक का अपन मतलब अबाउट 7 दिन का अपन मेजर्स के अंदर आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। अगर आइसोलेशन की बात करें तो एक चीज बता दूं मैं आपको, क्वारंटाइन जो होता है, एक वर्ड आता है क्वारंटाइन वर्ड, क्वारंटाइन होता है सेपरेशन करना, सेल्फ को, सेल्फ सेपरेट होना। तो इसका मतलब होगा कि पेशेंट को अगर अपन क्वारंटाइन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, किसी भाई अदर के कर रहे हैं विथआउट डिजीज,
यहाँ पे कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये जो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। क्या होता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कोरोना के बाद में क्या हो गया कि 2019 के बाद में 20 के बाद में जब भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आइसोलेशन या क्वारंटाइन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। तो मैं आपके सारे डाउट कर देता हूँ। ये 100% एकदम करेक्ट डाटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। 100% करेक्ट डाटा है कि क्वारंटाइन जो होगा वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। अगर दूसरा अगर अपन बात करें आइसोलेशन, आइसोलेशन भी क्या दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो पेशेंट, जैसे कोई बीमार पेशेंट है, आप उससे मिलने गए, आप उससे कांटेक्ट में आए, आपको डिजीज नहीं है, फिर भी आप अलग से रह रहे हो, अलग कर रहे हो, तो वो एक अबाउट एक क्वारंटाइन आइसोलेशन कहलाएगा। और अगर आप पेशेंट के उस गली से निकले हैं या पेशेंट आपकी कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी चल रही है, जैसे चिकन पॉक्स के अंदर या स्मॉल पॉक्स के अंदर अपन क्वारंटाइन करते थे पेशेंटों को, सबको घर में रहने के लिए बोलते थे। फर्स्ट क्वारंटाइन जो यूज हुआ था वो स्मॉल पॉक्स के लिए, फिर चिकन पॉक्स के प्लेग में यूज हुआ था। प्लेग के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट क्वारंटाइन जो यूज हुआ था प्लेग के अंदर यूज हुआ था। प्लेग के अंदर क्या था कि बड़ी वायरल डिजीज थी, हर जर्सीनिया पेस्टिस से फैलती है प्लेग। और इसके अंदर क्या होता है कि फफोली टाइप में कुछ अल्सर उड़ जाते हैं, जिससे एकदम पानी निकलता है, वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, पेशेंट से कम्युनिकेबल डिजीज, स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो वो एक मास लेवल पर था, एक एपिडेमिक टाइप में थी वो चीज़। तो एपिडेमिक थी, तो वहाँ पे क्या था कि एपिडेमिक बोल सकते हैं या पेंडेमिक बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में हुई थी वो। तो प्लेग की जो पेंडेमिक कंडीशन थी, तो वहाँ पे सब नॉर्मल पर्सन को क्वारंटाइन कर रहे थे, तो वो क्वारंटाइन हो गया। और अगर कोई प्लेग के पेशेंट में कॉन्टेक्ट आया है, वो भले 5 फीट हो 10 फीट हो, लेकिन उसको डर था कि मेरे अंदर प्लेग नहीं हो जाए, तो वो पेशेंट क्या कर रहा था, या नॉर्मल पर्सन खुद को आइसोलेट कर रहा था, उसको अपन आइसोलेशन बोलते थे विदाउट डिजीज। और अगर आइसोलेशन विद डिजीज है, अब मान लीजिए अगर मिजल्स के केस में अगर आइसोलेशन कर रहे हैं कि पेशेंट को मिजल्स है, और अगर अपन उसको आइसोलेशन कर रहे हैं, तो मिजल्स आइसोलेशन विद मिजल्स, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। आई होप आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन अच्छा समझ में आया होगा। मैंने एक ओरल वर्बल वीडियो डाल रखी है प्रिवेंशन के ऊपर, आप प्ले लिस्ट में जाइए, कम्युनिटी के अंदर मैंने एक उसके साथ एक ही वीडियो है, यहाँ से दूसरा वीडियो होगा मिजल्स, उसके अंदर मैंने डाल रखा है, उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर आप पढ़िएगा कि मैं बहुत जल्दी प्रिवेंशन को भी एक अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करूँगा रिटर्न के अंदर। तो आप एक बार वीडियो देखिएगा। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि आइसोलेशन विद मिजल्स अगर बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होगा, और अगर ये विदाउट डिजीज होगा, ये अगर विदाउट डिजीज होता है तो अपन उसको प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अब इसके अंदर कि मेजर्स की रूट ऑफ एंट्री क्या होती है। ठीक है, आपने नोट कर लिएगा, ये अच्छा समझ में आएगा लेवल प्रिवेंशन। अपन एक बहुत जल्दी लेवल प्रिवेंशन के ऊपर भी क्लास रखने वाले हैं अच्छी वाली सॉरी दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं रूट ऑफ एंट्री। मेजर्स की रूट ऑफ एंट्री क्या होती है? रूट ऑफ एंट्री मतलब मेजर्स अगर वायरस है किसी पेशेंट को, तो वो अपने अंदर कैसे फैलेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन, तो एंट्री जो होती है वो तो होती है रेस्पिरेटरी रूट से। किससे होती है? रेस्पिरेटरी रूट से। रेस्पिरेटरी रूट से एंट्री बॉडी के अंदर होगी। मतलब किसी पेशेंट ने स्नीजिंग करी है, किसी ने अगर कोई खांसी वगैरह करी है, तो उसके अंदर वो आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ एंट्री तो रेस्पिरेटरी, मोड कैसे होगा उसका, मतलब वो पेशेंट मरीज से कैसे निकलेगा उसका वायरस, जिससे नॉर्मल पर्सन के अंदर आ जाए वो। इसका मतलब ये होता है कि कोई वायरस है, जैसे मेरे अंदर कोई वायरस है, और मरीज में कैसे फैलेगा कि मैं या तो सांस लूंगा या खांसूंगा, छींकूंगा, कुछ भी करूंगा तो उसके थ्रू, या मेरा जूठा पानी कोई पिएगा, ठीक है ना, या मेरा ब्लड किसी टच होगा। ब्लड बोन होती है, वाटर बोन होती है, एयर बोन होती है। तो मेजर्स जो डिजीज होती है वो एक एयर बोन डिजीज होती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है मेजर्स का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, अगर इसकी बात करें तो ये एक एयरबोर्न डिजीज है। क्या आती है? एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज है। तो यहाँ पे अगर इसके ट्रांसफर की बात करें तो कफिंग से, स्नीजिंग से, कफिंग स्नीजिंग सलाइवेशन से, कफिंग स्नीजिंग सलाइवेशन से, ईटीसी से अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इसके प्रिकॉशन की बात करेंगे, यहाँ पे अपन कौन सा प्रिकॉशन अपनाते हैं, तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन कि मेजर्स के लिए प्रिकॉशन कौन सा अपनाते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एयरबोर्न प्रिकॉशन। क्या लिखेंगे? एयरबोर्न या रेस्पिरेटरी बोर्न, एयरबोर्न प्रिकॉशन अपन अपनाते हैं। एयरबोर्न यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अपन तो गाउन पहनेंगे अपन, ठीक है, ग्लव्स पहनेंगे, गूगल पहनेंगे और गूगल पहनेंगे, कैप पहनेंगे, शू कवर पहनेंगे, ठीक है ना। ये अपन एक्स्ट्रा चीजें अपन काम में यहाँ लेते हैं। कैप पहनेंगे सिर के ऊपर, तो पूरा जो एयरबोर्न डिजीज है कोरोना के अंदर अपन कहते थे ना उसके अंदर कि उसको अगर बात करें अपन तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट बाय ड्रॉप से भी फैलता है, तो इसको अपन बोलते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन अपन यहाँ पे यूज किया। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन या ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, इसके अंदर गाउन, ग्लव्स, गूगल, कैप आ गई, फेस शील्ड आ गया, शू कवर आ गया, सब कुछ अपन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि अगर एयरबोर्न डिजीज की बात करते हैं अपन, अगर अपन एयरबोर्न डिजीज की बात करते हैं कि एयरबोर्न डिजीज कौन कौन सी होती है, एयरबोर्न डिजीज अपने यहाँ कौन कौन सी होती है। अगर अपन एयरबोर्न डिजीज की बात करें तो एयरबोर्न डिजीज जो होती है जैसे मीजल्स हो गया, ठीक है, अपन ने पढ़ा है मीजल्स हो गया एयरबोर्न, मम्स भी होता है, पर्टुसिस भी होता है, रूबेला भी होता है, इन्फ्लुएंजा होगा, टीबी होगा, चिकन फॉक्स हो गया, ये सब एयरबोर्न डिजीज के अंदर आता है, स्मॉल फॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब एयरबोर्न के अंदर आता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पूछा नहीं जाता है वैसे, और अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्योर एयरबोर्न डिजीज कौन सी होती है, क्या होती है प्योर एयरबोर्न डिजीज, ठीक है, प्योर एयरबोर्न डिजीज कौन सी होती है, उसका आंसर जाएगा मीजल्स। क्या जाएगा, मीजल्स। और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आता है कि प्योर वाटरबोर्न डिजीज कौन सी होती है, क्या बोलते हैं प्योर वाटर बोर्न डिजीज, इसका आंसर जाएगा गुनिया वोम। क्या होती है, गुनिया वोम, जो सन 1999-2000 के अंदर इराडिकेट हो गई थी। क्या हो गई थी, इराडिकेट हो गई थी। ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। प्योर अगर एयरबोर्न डिजीज की बात करें तो वो होगा मीजल्स, जिसको अपन गोट ट्रस्ट बोलते हैं, हार्ट मीजल्स बोलते हैं, इंग्लिश मीजल्स बोलते हैं, फर्स्ट डिजीज बोलते हैं, 10 डे डिजीज बोलते हैं, 14 डे डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। जो रूबियोला बोलते हैं, मोरबिली भी एक साइड, मोरबिली भी बोलते हैं मिजल्स को क्या बोलते हैं, और एक मोरबिली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरबिली भी अपन मिजल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर प्योर वाटरबोर्न डिजीज की बात करें तो गुनिया वोम डिजीज थी जो सन 1999-2000 के इराडिकेट हो गई थी। अगर एक ही वर्ड पूछे तो आपको 2000 करना है, ठीक है, 2000, क्योंकि इराडिकेट हो गई तो ऑफिशियली उसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो सन 2000 के अंदर हुआ था, जनवरी 2000 के अंदर हुआ था, इराडिकेट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन कि इसका सीजन कौन सा होता है, मिजल्स का सीजन कौन सा होता है, तो आपको पता है कि नॉर्मली अगर मिजल्स फैलता है, नॉर्मली लोग कफ वगैरह, खांसी वगैरह, कफिंग वगैरह जो होती है मोस्टली विंटर सीजन में होती है। तो मोस्टली इसका सीजन जो होता है, सीजन की अगर बात करें अपन पूरा, दोस्तों मैं ये तो भी पढ़ा रहा हूँ मिजल्स, वो आपको पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एग्जामिनर का आजकल क्या दिमाग बहुत एडवांस हो गया है, वो न जाने कोई सी भी छोटी सी लाइन में से क्वेश्चन उठा लेता है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि हमेशा एकदम सुपरफिशियली पढ़ना है, डीप भी अंदर पढ़ना है, पूरा डीप पढ़ेंगे अपन, खोल के रखेंगे टॉपिक को, हर टॉपिक को, जिससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा आपका, प्लस एग्जाम के अंदर एग्जाम से अपन कह सकेंगे आप पूछिए सर कहाँ से पूछना क्वेश्चन, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर अपन ने अच्छी स्टडी करी होगी, अच्छा सब कुछ पढ़ा होगा, तो अपन अच्छा उसके अंदर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सीजन कौन सा होता है। सीजन जो होता है मोस्टली वो होता है विंटर सीजन। क्या होता है, विंटर सीजन, उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, विंटर सीजन अपने को देखने को मिलता है। एज की मैंने बता दिया आपको कि 9 मंथ से लेके 3 ईयर तक मोस्टली इफेक्ट करता है। क्यों कि IgA जो बॉडी होती है वो बिफोर 9 मंथ से लेके बिफोर 9 मंथ से पहले बच्चे को मिलती है बाय ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि साइन सिम्टम कैसे आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो साइन सिम्टम जो आते हैं इसके अंदर मिजल्स के अंदर 3 स्टेज के अंदर आते हैं। फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है प्री इरेप्टिव स्टेज। क्या होती है, प्री इरेप्टिव स्टेज, या इसी को बोलते हैं प्रोडर्मल स्टेज। क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, प्रोडर्मल स्टेज होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि हाईली इन्फेक्शियस मिजल्स इन विच स्टेज, हाईली इन्फेक्शियस मिजल्स
इन विच स्टेज। तो बता दूं मैं आपको, इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रोडर्मल स्टेज। क्या होता है? प्रोडर्मल या प्री इरेप्टिव, वो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है इसके अंदर कि प्रोडर्मल या प्री इरेप्टिव स्टेज। क्या होता है? प्रोडर्मल या प्री इरेप्टिव स्टेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को फीवर आता है, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, टीयरिंग होगी, उसको आंसू ज्यादा आएंगे पेशेंट के अंदर, वीकनेस वगैरह ज्यादा लगेगी, तो यहाँ पे ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं। तो ये इसके अंदर आता है प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्री स्टेज के अंदर आगे कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम, साइन सिम्टम शो होते हैं, किस तरीके से होते हैं साइन सिम्टम। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट की टॉपिक लगा दूँ, या टॉपिक मेरे हिसाब से अपने अपन भूल मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा मैं लगाऊंगा। तो इसका टॉपिक अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो होता है मीजल्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मीजल्स। वो तो क्या होता है कि पढ़ाने के एक फ्लो के अंदर अपन मैं खुद भूल जाता हूँ टॉपिक अपन क्या पढ़ा, क्योंकि अपन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ हर टॉपिक के अंदर, तो अपन खुद भूल जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट अगर अपन की बात करिए अपन ने कि प्री इरेप्टिव स्टेज, क्या पढ़ा अपन ने? प्री इरेप्टिव या प्रोडर्मल स्टेज। क्या है? प्रोडर्मल स्टेज। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया आपको कि ये हाईली इन्फेक्शियस स्टेज होती है। यहाँ पे जो 10 डे जो ऑन 10 डे जो होगा, यहाँ पे जो होगा फर्स्ट साइन की अगर बात करें अपन की मेजर्स का फर्स्ट साइन कौन सा होता है और कब शो होता है, तो फर्स्ट साइन जो होगा ऑन 10 डे पे। कब होगा? ऑन 10 डे पे होगा क्या फर्स्ट साइन? वो होगा फीवर। क्या होगा? फीवर। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेजर्स का फर्स्ट साइन कब शो होता है? 10 डे पे होता है, 10 डे पे होता है, और क्या होता क्या है? वो होता है फीवर। और यहाँ पे अदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे अपने को? अगर अदर सिम्टम की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा स्नीजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, रनिंग नोज देखने को मिलेगा, टीयर देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, और फैटिगो देखने को मिलेगा। फीवर हो गया, फीवर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कफिंग वगैरह देखने को मिलेगी अपने को, कफिंग अपने को देखने को मिलेगी। एक्सेसिव टीयर को जो होता है उसको अपन बोलते हैं लेक्राइमेशन। क्या होता है? लेक्राइमेशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। एक स्पेशल साइन भी शो होता है। क्या होता है? स्पेशल साइन होता है कि स्पेशल साइन होता है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं 3C साइन। 3C साइन होता है। क्या होता है? 3C साइन। फर्स्ट सी का मतलब होता है कफ। ठीक है, दूसरे सी का मतलब होता है कंजक्टिवाइटिस, तीसरा होता है कोराइजा। क्या होता है? कोराइजा। कोराइजा का मतलब देखिए अपन, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। क्या होता है? ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठीक है, तो यहाँ एक आता है बहुत बार मेजर्स के अंदर के स्पेशल साइन क्या होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं 3C साइन। 3C साइन बोलते हैं। और 3C का मतलब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4C दे देगा कि आपको पूछ लिया कफिंग, चोकिंग, कोराइजा, पूछ लिया आपको साइनोसिस। ठीक है, तो अपने को उसके अंदर एक्सपेक्ट का क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर कौन सा एक्सपेक्ट होगा मेजर्स के अंदर, तो एक सी का मतलब होता है कफिंग होता है, दूसरे का कंजक्टिवाइटिस होता है, तीसरा होता है कोराइजा। कोराइजा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठीक है, एक मैं आपको 3C सिम्टम और बताता हूँ कि अपने को 3C साइन अपने को और कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है, एक बीमारी होती है TOF की। क्या होती है? TOF, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। क्या होता है? ट्रेकियो इसोफेजियल। यहाँ पे क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस। एक एंटर बर्थ डिफेक्ट होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के अंदर से बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे TOF की शिकायत देखने को मिलती है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो यहाँ क्या होगा, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में बच्चों आपको एक ओपनिंग देखने को मिलेगी, उसको अपन फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है फिस्टुला का मतलब कि एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन। ठीक है, अगर इसके क्लासिकल सिम्टम की बात करें कि इसका क्लासिकल क्या होता है, इसका मतलब इसका क्लासिकल सिम्टम जो होता है वो होता है फ्लडिंग। क्या होता है? फ्लडिंग होता है, मतलब झाग निकलना, मुंह से क्या निकलते हैं? झाग निकलते हैं भैया। ठीक है, इसका मतलब होता है झाग निकलना।
ठीक है। और अगर इसके स्पेशल साइन की बात करें, जैसे मेजर्स में 3C साइन थे, यहाँ पे भी 3C साइन देखने को मिलते हैं अपने को कफ चोकिंग साइनोसिस। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, एक सी का मतलब होगा कफिंग, एक सी का मतलब क्या होगा कफिंग, ठीक है। दूसरे सी का मतलब होता है चोकिंग, दूसरे सी का मतलब क्या होता है कफ चोकिंग, एंड तीसरे सी का मतलब होता है साइनोसिस। क्या होता है साइनोसिस। तो ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, और अपन क्या क्या उसके अंदर क्लासिकल साइन की, अगर कंफर्म साइन की बात है क्लासिकल साइन की, तो फ्रेदिंग देखने को मिलता है। तो फ्रेदिंग थोड़ा साइड लिख देता हूँ मैं, फ्रेदिंग, फ्रेदिंग यानी एक्सेसिव झाग निकलते हैं, मुंह से झाग निकलते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर एक साइन में बताता हूँ आपको 3P, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन 3P साइन। 3P साइन अपने को कहाँ देखने को मिलता है, अगर 3P साइन की बात करें अपने को, तो 3P साइन अपने को देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। क्या होता है, एक साइन नोट होता है, बता देता हूँ मैं आपको, आपको अच्छा समझ में आएगा। 3P साइन क्या होता है, थोड़ा इसको आप अलग से नोटबुक में साइड में कॉलम बना के बॉक्स बना के उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अलग से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ लेना। एक होता है 3P साइन, क्या होता है 3P साइन, ठीक है। ये अपने को देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। क्या कहाँ मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। क्या होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो पाइलोरिक रीजन जो होता है, पाइलोरस जो होता है उसका संकड़ा हो जाता है, जिससे बच्चे के अंदर अपने को एक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है बहुत अच्छी तरह से। गोली की जैसे बंदूक से गोली निकलती है बुलेट, इतनी स्पीड में वोमिटिंग, मतलब बच्चा देख लीजिए अगर वोमिटिंग करी उसने तो 5 से 6 फीट उसकी वोमिटिंग दूर जाएगी, गोली जैसे निकलती है वैसे, ठीक है। और इसके अंदर करते क्या स्टेनोसिस के अंदर, बच्चे को अपन हाई फाइव पोजीशन देके रखते हैं। आफ्टर फीडिंग के बाद में बच्चों को हाई फाइव पोजीशन देंगे, जिससे वोमिटिंग की देखिए जो वोमिटिंग। और इसके बाद में बात करते हैं, इसके अंदर 3P साइन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं 3P साइन। पहले P का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अगर बात करें अपन तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। एक P की बात करें अपन तो पाल्पेबल ओलिव मास। क्या होता है पाल्पेबल ओलिव मास देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरे सी की बात करें तो विजिबल पेरिस्टालसिस मोमेंट विजिबल होता है, पेरिस्टालसिस मोमेंट विजिबल। क्या होता है, पेरिस्टालसिस मोमेंट विजिबल होते हैं। तो ये इसके अंदर 3P सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, पाल्पेबल ओलिव मास देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट के अंदर फील करेंगे तो, और पेरिस्टालसिस मोमेंट देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर अपने को वोमिटिंग कौन सी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है। कौन सी, नॉन बिलियस वोमिटिंग, नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है। इस वोमिटिंग के अंदर कोई बाइल नहीं होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जाता ही नहीं है फूड, एक्चुअली पाइलोरस स्टोमक का जो पाइलोरस रीजन होता है वहीं से बाहर निकल जाता है, इसलिए अपने को नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है। अगर इसकी बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो अपन करते हैं वो करते हैं फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन। क्या करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट, फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन करते हैं अपन, ठीक है। इसके दूसरे नाम की बात करें तो पाइलोरोमाइलोटोमी, तो सकड़ा पार्ट होता है उसको काट देते हैं और फिर उसको काट के उसको अलग बात से जोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो यहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट जो होगा वो होगा कि आफ्टर ऑपरेशन क्या होगा कि पेशेंट को 4 से लेकर 6 आवर्स के लिए फीडिंग करानी है, 4 आवर्स में फीड करवाना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। ये आपका प्री इरेप्टिव स्टेज था, तो मैंने आपको साइन बताए आपको, ठीक है। प्री इरेप्टिव स्टेज था आपका। इसके बाद में बात करते हैं इरेप्टिव स्टेज के अंदर। क्या बात करेंगे एक बार, दूसरी स्टेज जो होती है मेजर्स की साइन सिम्टम की, वो शो होते हैं इरेप्टिव स्टेज के अंदर। क्या होते हैं, इरेप्टिव स्टेज के अंदर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मिटा दो थोड़ा सा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी चलती इरेप्टिव स्टेज। क्या होती है इरेप्टिव स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे रेसेज अपीयर होते हैं। क्या होते हैं, रेसेज अपीयर होते हैं, ठीक है। रेसेज अपीयर क्या होंगे, ऑन 14 डे पे बिहाइंड द ईयर। क्या होते हैं, बिहाइंड ईयर अपने को देखने को मिलते हैं। 14 डे पे बिहाइंड द ईयर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेसेज अपने को देखने को मिलते हैं। रेसेज जो होते हैं यहाँ पे मैक्यूलोपेपुलर रेसेज देखने को मिलते हैं। रेसेज कौन से देखने को मिलेंगे, मैक्यूलोपेपुलर
रेशेज देखने को मिलते हैं। एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन ये कि मीजल्स के अंदर कौन से रेशेज देखने को मिलते हैं, तो मैक्यूलोपोपुलार रेशेज अपने को देखने को मिलते हैं। तो रेशेज के बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि मैक्यूलो का मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपको कि मैक्यूलो का मतलब क्या होता है, मैक्यूलो का मतलब होता है हल्का सा रेडनेस होना, रेडनेस ऑन स्किन, रेडनेस ऑन, जैसे अपन बहुत बार जलते हैं ना तो वहाँ पे क्या लालिमा जैसे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे हल्का सा सर्कल टाइप में रेडनेस बन जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं मैक्यूलो। ठीक है, मैक्यूलो के बाद में अगर बात करें पेपुल, पेपुल का मतलब क्या होता है, पेपुल का मतलब होता है कि स्मॉल वाटरी मतलब वाटर बढ़ जाता है, वाटर फील्ड अल्सर, वाटर फील्ड रेसेज या अल्सर बोलते हैं, वाटर फील्ड अल्सर या रेसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, या अल्सर भी बोल सकते हैं इसको, अल्सर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन वेसिकल की। एक वर्ड आता है इसके अंदर आता है वेसिकल। वेसिकल क्या होता है, वेसिकल होगा फुल फिल्ड वाटर। इसके अंदर देखो मैक्यूल के अंदर, मैक्यूलो के अंदर तो क्या था कि अपने को थोड़ा सा देखने को मिला था कि इसके अंदर रेडनेस देखने को मिली थी, स्किन के अंदर हल्का सा चला अपन हटा लिया तो रेडनेस भी हल्की चमड़ी हटेगी, वहाँ पे कोई वाटर नहीं बनेगा। पिंपल्स के अंदर हल्का सा पानी भरेगा, हल्का सा फोगल टाइप में होगा, लेकिन वेसिकल जो होगा वो होगा फुल फिल्ड। क्या होगा, फुल फिल्ड वाटर रेसेज। क्या होगा, फुल फिल्ड वाटर रेसेज या अल्सर। ठीक है, इसके बाद में इसके ऊपर मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में अगर बात करें इसके अंदर तो हम लोग देखने को मिलता है पास्चुल्स। पास्चुल्स क्या देखने को मिलता है, पास्चुल्स क्या होता है कि जब जो वाटरी फ्लूइड होता है वो रप्चर हो जाता है, वाटरी जो रेसेज होता है वो ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और रिमेन स्किन होती है, वहां पे क्या होती है, रिमेन स्किन होती है, तो उसको ऊपर पैचुल्स बोलते हैं। और लास्ट में आता है स्केल। स्केल का मतलब होता है तो जो स्किन हट रही है वहां से, और हटने के बाद जो निशान बना हुआ है, स्किन हटने के बाद स्किन रिमूव एंड स्केल बना देती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि मैक्यूलोपेपुलर रेसेज अपने को मैक्यूलोपेपुलर रेसेज लोगों को मेजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मैक्यूलो की तो मैक्यूलो मतलब होता है रेडनेस ऑन स्किन, जैसे अपन ने किसी चीज के हाथ लगा गर्म चीज वहां हटा देंगे वहां पे रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है पेपल्स। पेपल्स का मतलब होता है वाटरी फुल फिल्ड रेसेज, वाटरी फिल्ड रेसेज होते हैं, थोड़ा सा पानी भर जाता है और छाला हो जाता है, उसको बोलते हैं पेपल्स। दूसरी बात करें वेसिकल्स की, तो वेसिकल जो होता है वो फुल फिल्ड होता है, पूरा अल्सर होगा, बड़ा पूरा पानी से भरा हुआ होगा। पैसुल की बात करें तो वाटर जैसे जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां पे स्किन बची रहती है, उसको पैसुल बोलते हैं। और स्किन की बात करें तो जो रिमेन स्किन होती है वो हट जाती है, वहां पे निशान बना देती है, तो उसको अपन स्केप बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा समझ में आया होगा आपको, ये बता दिया मैंने, थोड़ा साथ में नॉलेज था इसके में, क्योंकि अपन केवल एक टॉपिक को लेकर नहीं चल सकते, साथ में अपने को 100 बातें अपने को बतानी पड़ेगी, जैसे स्टडी अच्छी मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक होता है यहाँ पे मेजर्स के अंदर कन्फर्मेटिव साइन। क्या होता है कन्फर्मेटिव साइन, क्या होता है मेजर्स का कन्फर्मेटिव साइन क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को मेजर कन्फर्मेटिव साइन क्या होता है? तो इसका कन्फर्मेटिव साइन होता है कोप्लिक स्पोर्ट। क्या होता है, कोप्लिक स्पोर्ट। मेजर्स का कंफर्मेटिव साइन होता है कोप्लिक स्पोर्ट्स। कोप्लिक स्पोर्ट्स जो होता है भैया, ये होता है साल्ट लाइक जैसे होता है, ये होता है इसका जो बेस होता है ना, बेस, इसका बेस जो होता है वो होता है रेड बेस होता है, तो नीचे से अपने को रेड रेड दिखेगा, ऊपर से हल्का सा व्हाइट दिखेगा। रेड बेस होता है साल्ट, इसका साल्ट टाइप में रेसेज होता है। ठीक है, होता क्या है, सो फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलर टीथ में, फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलार टीथ, अपर मोलार टीथ में बक्कल मुकोसा के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में एक रेशेस को बता देता हूँ मैं आपको कि मिडल्स में क्या रेशेस मिलते हैं। ट्रिक होती है छोटी सी, एक ट्रिक लगा देता हूँ मैं आपको, आई होप आपको अच्छी हेल्प मिलेगी ट्रिक से। एक ट्रिक होती है मेरी रफ सिटी। क्या होती है, मेरी रफ सिटी। ठीक है, एक ट्रिक होती है मेरी रफ, एक स्मॉल फॉक्स वाला करता हूँ, स्मॉल फॉक्स लिख दूंगा आपको मैं, स्मॉल फॉक्स। ठीक है, तो ये होती है मेरी रफ, मेरी का मतलब हो गया मेजल्स। क्या हो गया, मेजल्स, मेरी का मतलब हो गया मेजल्स, इसका ए का मतलब हो गया ईयर, तो बिहाइंड द ईयर होती है। इसका मतलब हो गया रूबेला, इसका मतलब हो गया रूबेला, रूबेला के होता है फेस के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसका मतलब हो गया चिकन फॉक्स। क्या हो गया, चिकन फॉक्स, इसका मतलब हो गया टंग के ऊपर, टंग के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर चिकन फॉक्स की बात करें तो हम लोग को रेसेज तो देखने को मिलता है, वो मिलता है सेंटीमीटर रेसेज।
क्या होता है पोलियो, एक तो होता है पिलियोमोर्फिक एंड सेंटीपिटल। क्या होता है सेंटीपिटल, मतलब सेंटर से ये बॉडी की तरह स्प्रेड होता है। सेंटीपिटल अपने को देखने को सेंटीपिटल जैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। मेरी रफ सिटी, अपन तो एक छोटी स्टिक रखते हैं, मेरी रफ सिटी। मे का मतलब हो गया मेजर्स बिहाइंड द ईयर, एल का मतलब रूबेला फेस के ऊपर, सिटी का मतलब हो गया चिकन फॉक्स टंग के ऊपर। चिकन फॉक्स के अंदर पिलियोमोर्फिक रेशेज देखने को मिलते हैं या सेंटीपिटल रेशेज भी बोलते हैं इनको। स्मॉल फॉक्स की बात करें तो फर्स्ट जो होता है फेस के ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पर रेशेज होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूजल। क्या होता है सेंट्रीफ्यूजल रेशेज अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरी स्टेज की, होती है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। क्या होती है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज? अपन ने प्री इरेप्टिव पढ़ लिया, इरेप्टिव पढ़ लिया, कंफर्मेटिव साइन पढ़ लिया, स्पेशल साइन पढ़ लिया मीजल्स का। इसके बाद तीसरी स्टेज की बात करते हैं। थोड़ा मार्कर चेंज करो दोस्तों, 2 मिनट का टाइम दे मेरे को प्लीज, 2 मिनट में अपन थोड़ा मार्कर चेंज करके। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी स्टेज की प्री पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। तीसरी स्टेज क्या होती है यहाँ पे पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा टाइम दे। अच्छा ये आ गया मार्कर पोस्ट, 1 मिनट भैया सॉरी मार्कर चेंज नहीं हुआ लगता है। अपन बात करते हैं पोस्ट इरेप्टिव स्टेज की। तीसरी स्टेज क्या होती है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। ठीक है, यहाँ अपने को क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट के अंदर क्या होता है कि रेशेज ऑटोमेटिक समाप्त होते हैं एंड के अंदर आते हैं पेशेंट की इम्यूनिटी, उसका जो सिस्टम जो होता है वो कंपनसेट करता है और हर चीज़ को इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो एंटीबॉडी बना लेती है डिजीज के प्रति। और वहाँ पे अपने को बीमारी के साइन सिम्टम जो होते हैं वो अपने को सबसाइड देखने को मिलता है, पेशेंट रिकवरी की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट तो रिकवरी स्टार्ट होगी पेशेंट के अंदर। क्या होगा रिकवरी स्टार्ट होगी, लेकिन अपने को फेटिगो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फेटिगो, फीवर सबसाइड होगा, यहाँ पे फीवर नहीं आएगा, फीवर सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, रेशेज डिसअपीयर होने लग जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस होता है कि यहाँ पे रीएक्टिवेशन टीबी के बहुत चांस होते हैं, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी मोर चांस, तो ध्यान रखिएगा। उधर पूछ लेते हैं कि एग्जाम में बार क्वेश्चन आया था कि मिजल्स के अंदर कौन सी बीमारी के रीएक्टिव होने के ज़्यादा चांस है, तो वहाँ पे चांस जाएगा अपने टीबी। इस टीबी की हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कि मिजल्स के अंदर एक चीज़ अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, ब्लैक कैंसर हमें देखने को मिलता है, ब्लैक अल्सर और इन माउथ, ब्लैक अल्सर इन माउथ। इसको अगर बात करें अपन, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं कैंसर, क्योंकि अपने को पोस्ट इरिटेशन मिलता है। अगर इफ नॉट सबसाइड सिम्टम, सब साइट साइन सिम्टम में भी डेथ, में भी अपने को डेथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, फैटिगो देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, फैटिगो देखने को मिलेगा, फीवर सबसाइड होगा, रेशेज डिसअपीयर हो जाएंगे, रीएक्टिवेशन टीबी के रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी के चांस अपने को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो होता है ब्लैक कैंसरम इन ब्लैक अल्सर इन माउथ, इसको अपन कैंसरम डिजीज बोलते हैं। और अगर सिम्टम को अपन ने टाइम पे ट्रीट नहीं किया, सिम्टम सबसाइड नहीं हुए, तो यहाँ पे अपने को डेथ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन मिजल्स को डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन। ठीक है, आगे बात करते हैं मिजल्स की डायग्नोसिस की। अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मिजल्स। क्या करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मिजल्स? एक तो अपन फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो अपने को कोपलिक स्पॉट देखने को मिलेगा, कॉन्फ्रेंस साइन होता है मिजल्स का, तो कोपलिक स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, 3C साइन देखने को मिलेंगे अपने को। और उसका अगर बात करें अपन 3C साइन देखने को मिलेंगे अपने को। हिस्ट्री की बात करें तो पूछेंगे पेशेंट से कहीं आपने कहीं यात्रा तो नहीं की, कोई मिजल्स के पेशेंट कॉन्टेक्ट में नहीं आए हो आप। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें अपने को तो मैकुलोपेपुलर जैसे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? मैकुलोपेपुलर जैसे देखने को मिलेंगे। स्वाब कल्चर करा के देख लेंगे अपन। क्या करेंगे? स्वाब कल्चर करा के देख लेंगे पेशेंट का कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक होता है उसकी जो सेल्स की स्टडी करेंगे, उसके जियांट सेल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जियांट सेल सील होता है वहाँ पे, अगर अपन उसकी सेल स्टडी कराएंगे तो।
ठीक है, ये अपन इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे अपन चिकन, इसके बाद में बात करेंगे मिजल्स के बारे में। मिजल्स की अगर बात करें अपन तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफाइल, अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट का कैसे करेंगे अपन, क्या करेंगे, मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट, प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट। अगर इसकी बात करें प्रोफाइलिंग मैनेजमेंट की, तो प्रोफाइलिंग मैनेजमेंट में आता है वैक्सीनेशन। क्या आता है, वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें अपन तो वैक्सीनेशन के अंदर जो आएगा वो आएगा सिंगल वैक्सीन। पहले क्या आता है, पहले आता है सिंगल वैक्सीन। क्या आता है, सिंगल वैक्सीन। सिंगल वैक्सीन की अगर बात करें अपन तो सिंगल वैक्सीन जो है वो आती है मीजल्स वैक्सीन। क्या आती है, मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, मीजल्स वैक्सीन आती है। अगर इसके टाइम की बात करें अपन तो टाइम जो होता है वो होता है 9 मंथ। क्या होता है, सिंगल डोज देते हैं अपन 9 मंथ होता है। डोज की अगर बात करें अपन 0.5 ml देते हैं। रूट की बात करें तो सबकुटेनियस रूट देते हैं। डिजोल की बात करें, इसको डिजोल किसमें करते हैं, DW के अंदर डिजोल करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेगा आप कि इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं। और मिजल्स जो एक लाइव वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। मिजल्स क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके बाद में बात करेंगे मिजल्स कॉन्ट्राइंडिकेट कहाँ होती है, तो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है जब भी लाइव वैक्सीन होती है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी के अंदर, सब कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, कैंसर के पेशेंट के अंदर, कैंसर का पेशेंट हो गया, HIV का पेशेंट है, HIV एड्स का पेशेंट है, वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेट होती है मिजल्स, ठीक है। और अगर मिजल्स के अगर अपन बात करें कि इसकी मिजल्स वैक्सीन की खोज किसने करी थी, तो एडोमोंटेसन जरगीव ने इसकी खोज करी थी। मिजल्स वैक्सीन की जो खोज करी थी एडोमोंटेसन जरगीव ने इसकी खोज करी थी। अगर बात करें मिजल्स की वैक्सीन की, मिजल्स में कौन सा अपन स्ट्रेन यूज में लेते हैं, तो मिजल्स की खोज जो करी थी उसी नाम से आता है। स्ट्रेन की बात करें मिजल्स वैक्सीन में, मिजल्स वैक्सीन का स्ट्रेन की बात करें तो एंडोस्टोन ZARJERB मिजल्स वैक्सीन, मिजल्स स्ट्रेन। क्या किया था यहाँ पे, मिजल्स स्ट्रेन ये काम में लिया था, ठीक है। ZARGREB, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लेना आप, कंफर्म कर लेना। एंडोस्टोन जरगेव मिजल्स स्ट्रेन अपन यूज में लेते हैं। अगर बात करें मम्स की तो होर्सिमोनस इसमें आगे तो रुबेला के RA 27-13 अपन काम में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मिजल्स सिंगल वैक्सीन का हो गया। अगर आप मिजल्स के वैक्सीन की स्टोरेज की बात करें अपन, इसको स्टोर कितने डिग्री पे करते हैं। अगर मिजल्स वैक्सीन की स्टोर की बात करें तो मिजल्स वैक्सीन जो होती है फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। क्या होती है, फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। क्या होती है, फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। फ्रीज ड्राई वैक्सीन बाद हम 0 डिग्री पे इसको स्टोर करते हैं बिफोर डाइल्यूटेशन। क्या करते हैं, बिफोर डाइल्यूटेड इसको अपन 0 डिग्री पे स्टोर करते हैं। अगर आफ्टर डाइल्यूटेशन की बात करें कि आफ्टर कब करेंगे, आफ्टर डाइल्यूटेशन की बात करें तो 2 से लेके 8 डिग्री पर। क्या होता है, 2 से लेके 8 डिग्री पर अपन इसको स्टोर करते हैं। 1 से लेके 4 घंटे पे इसको अपन यूज कर लेते हैं। आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स डिस्कार्ड करते हैं इसको। क्या करेंगे अपन, इसको डिस्कार्ड करेंगे। 1 से लेके 4 घंटे यूज कर लेंगे और आफ्टर 6 घंटे बाद में इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 2 से लेके 8 स्टोर करते हैं। अगर फ्री ड्राई वैक्सीन की बात करें तो BCG वैक्सीन की फ्री ड्राई होती है और OPV जो होती है वो -20 डिग्री पे स्टोरेज होती है, ठीक है। ये हो गया अपने मिजल्स के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपन मिजल्स और चिकन पॉक्स वैक्सीन को। इसके बाद में क्या बात करेंगे अपन, मिजल्स और चिकन पॉक्स को। क्या होता है, एक तो होती है मिजल्स एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन। क्या होता है, मिजल्स एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन नेवर बी टुगेदर, सही लिखिएगा दोस्तों, राइटिंग इसी है, क्या करूँ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। नेवर बी टुगेदर गिवन ड्यू टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखना पड़ता है, TSS। क्या होता है, TSS,
ठीक है। तो ये हम लोग देखने को मिलता है। मीजल्स और चिकन पॉक्स वैक्सीन को अपन कभी साथ में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अपने को देखने को मिलता है। और एक बात करते हैं अपन, एक नियोमाइसिन एलर्जी होती है। अगर किसी पेशेंट को नियोमाइसिन एलर्जी है, क्या होती है, नियोमाइसिन ड्रग आती है, नियोमाइसिन अगर एलर्जी है पेशेंट को, तो वहाँ पे मीजल्स वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी। क्या होगी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी। एग एलर्जी के अंदर भी कॉन्ट्रा क्या होती है, एग के अंदर भी अगर एग एलर्जी है पेशेंट को, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए कि मीजल्स को चिकन पॉक्स के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाती हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में बाद में बात करें अपन के उसको अपन साथ में क्यों देते हैं, टॉक्सिक सिंड्रोम करवाती है। और अगर बात करें नियोमाइसिन एलर्जी, तो नियोमाइसिन एलर्जी के अंदर भी अपन नहीं देते हैं पेशेंट को, और एग एलर्जी के अंदर भी अपन नहीं देते हैं। तो ये तो आपकी मीजल्स की सिंगल वैक्सीन थी जो अपन ने पढ़ी। मीजल्स की सिंगल वैक्सीन को फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है, 0 डिग्री पे स्टोर करते हैं, बिफोर डाइल्यूटेज के अंदर पाउडर फॉर्म में आती है, जिसके बाद रिजोल्व करते हैं, 0.5 ml की डोज होती है, सब अपन इसको देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कि एक आती है कॉम्बाइंड वैक्सीन। मीजल्स कॉम्बाइंड वैक्सीन आती है, क्या आती है, मीजल्स की कॉम्बाइंड वैक्सीन आती है। एक आती है MMR वैक्सीन, क्या आती है, MMR वैक्सीन। नाम सुना होगा आपने MMR वैक्सीन का, बहुत बार सुना होगा आपने, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, MMR वैक्सीन आती है। ठीक है, MMR वैक्सीन की अगर बात करें अपन, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स मम्स रूबेला। क्या होता है, मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, अगर डोज की बात करें तो वो 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देंगे। अगर टाइमिंग की बात करें 12 से लेके 15 मिनट पर 5 डोज देते हैं, 2 डोज देते हैं इसकी अपन 12 से लेके 15 मिनट तक। 12 से लेके 15 मिनट तक अपन फर्स्ट डोज देते हैं इसकी MMR वैक्सीन की। ठीक है, स्टोरेज टाइम वही होता है। और अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो इसके अंदर लाइव वैक्सीन तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगे, लेकिन एक स्पेशल भी होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन बोलते हैं, ये होता है बहुत बार एक तो नियोमाइसिन एलर्जी में, क्योंकि मीजल्स भी यहाँ पे मिला हुआ है, तो नियोमाइसिन एलर्जी, नियोमाइसिन एंड एग एलर्जी, नियोमाइसिन एंड एग एलर्जी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कौन, MMR वैक्सीन। एक के बारे में क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक जो होता है ना, एक का जो प्रोटीन होता है, एक तो मैक्सिमम, एक तो लिख लीजिए इसका क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन, एक मैक्सिमम यूटिलाइजिंग प्रोटीन होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी दोनों ही एब्सेंट होते हैं। एक के अंदर लिख लेगा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन, एक तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो प्रोटीन किसका होता है, तो बात करेंगे पर एक का मैक्सिमम होता है लगभग 60 से 70% इसका यूटिलाइज होता है, 60 से 70% का यूटिलाइज होता है। अपन जितना प्रोटीन खा रहे हैं वो बॉडी में कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो 60 से 70% का यूटिलाइज होगा। दूसरी बात करें पर अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, प्रोटीन का सोर्स होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी जो होता है वो एक के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये आपकी मीजल्स वैक्सीन के बारे में था, पूरा मीजल्स के बारे में था। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर आगे चले आप कहो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट 10 मिनट और लूंगा मैं आपका। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। क्या बात करेंगे अपन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी भैया, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट कॉपी डाल लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कॉम्प्लिकेशन को। कॉम्प्लिकेशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर बार अपन गलत करके आते हैं। अगर एडल्ट की बात करें, देखना दोस्तों आप पहले एक एक करके सुनेगा, आपके अपन जल्दी में करते हैं तो गलत कर देते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है एडल्ट के अंदर वो होता है निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया देखने को मिलता है। और सेकंड मोस्ट की बात करें अपन, सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो होता है डायरिया। क्या होता है, डायरिया अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं पे अगर एडल्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वो होता है SSPE। क्या होता है, SSPE। अब SSPE की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे सब एक्यूट स्क्लेंजलो पान एनसेफेलाइटिस। क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेंजलो पान एनसेफेलाइटिस,
लाइटिस, इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। और वहीं अगर बच्चों की बात करें अपन कि बच्चों के अंदर क्या होता है, तो बच्चों की अगर बात करें अपन तो बच्चों के अंदर होता है, चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन होता है मेजल्स का, तो वो होता है ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया। इट कैन बी डेफनेस भी कर सकता है, इट कैन बी, बच्चों के अंदर बहरापन भी है परमानेंट ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। इसके बाद में एक बात छोटा टॉपिक बोल लेते हैं अपन। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। मेरी जितनी कोशिश है मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो मेरा लक्ष्य केवल पढ़ाना है, आपको समझाना है और आपको एक अच्छे जगह सेट करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप टाइम पे नहीं पढ़े और मेरी तरह अपनी सारी जो इच्छाएं थी, अपना नॉलेज था उसको दबा देवे, उसको सारा ख़त्म कर देवे। क्योंकि देखो जब मैंने नर्सिंग करी थी मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो मैं नहीं दे पाया था कंपटीशन, नॉलेज अच्छा था लेकिन उसको एक शो नहीं कर पाया, निखार नहीं पाया नॉलेज को, इसलिए। और खैर मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाके जॉब करूं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। जितना सेटअप कर सकता था मैंने यहीं किया अपने घर के ऊपर ही। ठीक है ना, तो आप भी कृपया अपनी किस्मत के आगे झुके नहीं, किस्मत को, खुद की किस्मत को खुद ही बनाए। और जितना हो सके अभी जैसे आप थर्ड ईयर में भी है ना, तो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। ठीक है, आप थर्ड ईयर से तैयारी करना शुरू करें, डेफिनेटली कर देता हूँ। आप एक साल की तैयारी करें कंपटीशन एग्जाम की और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप डेफिनेटली एक साल बाद में जोधपुर एम्स, दिल्ली एम्स, भुवनेश्वर एम्स कहीं भी हो सकते हो। मेरे बहुत सारे मित्र जोधपुर एम्स के अंदर हैं, दिल्ली एम्स के अंदर मेरे साथ पढ़े हुए हैं, भुवनेश्वर एम्स के अंदर हैं। ठीक है ना, मेरे सीनियर्स हैं। एक तो पांडुचेरी विभाग गया, एक मेरा बॉस है, सीनियर बॉस है, वो उन्होंने क्या टाइम पे पढ़ाई करी थी, मेरे को कहते थे वो किसी तरह दिमाग तो बहुत है, लेकिन मैंने उनको बॉस एक ही बात कही थी कि बॉस मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है, मेरे को घर पे ही है कि कुछ करना है। और तो मैं आज वहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जैसी लाइफ सबकी नहीं होती है, सबकी जैसी लाइफ मेरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप जितनी मेहनत करेंगे, अभी से हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इसलिए पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, आंखें बंद करिए, अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए कि अपने को क्या सपना करना है, अपने माँ बाप ने अपने लिए क्या सपना देखा है और क्या अपन ने उनके लिए सोचा है, उन्होंने अपने लिए क्या सोचा है, उन्होंने क्या सोच कर उन्हें पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। उनकी दुख को याद करिए, दर्द को याद करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है ना, अब ये मत कहना कि डायलॉग किसी कॉपी करा हुआ है। ठीक है ना, आज के डायलॉग यही चलते तो क्या बोलेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन मेजर सिलेक्शन। एक थोड़ा वापस लूंगा मेजर सिलेक्शन को, मैंने सोचा लास्ट में बताऊंगा आपको। एक मेजर सिलेक्शन जो होती है ना, मेजर सिलेक्शन क्या होती है, मेजर्स वैक्सीन के साथ में अपन विटामिन ए की खुराक देते हैं, विटामिन ए की खुराक देते हैं। इट इज नॉट ए वैक्सीन, इट इज नॉट वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन नहीं है लेकिन विटामिन ए खुराक देते हैं। विटामिन ए क्यों देते हैं? ड्यू टू डिक्रीज मोर्टेलिटी, टू डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए जो अपन देते हैं मेजल्स के साथ में, वो अपन देते हैं क्योंकि मेजल्स के साथ अपन विटामिन ए की खुराक देते हैं, इसलिए देते हैं अपन विटामिन ए की खुराक कि एक तो मेजल्स से जो मोर्टेलिटी हो रही है वो कम हो जाए और प्रिवेंट अपन ब्लाइंडनेस कर सके। अगर ब्लाइंडनेस की, क्योंकि विटामिन ए को अपन विजन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ए आल्सो कॉल्ड विजन विटामिन। क्या बोलते हैं? विजन विटामिन, क्योंकि इसकी जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन ब्लाइंडनेस की बात करें अगर, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड की बात करें तो ग्लूकोमा होता है। क्या होता है? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या टाइप होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, सब पढ़ाऊंगा, डीप के अंदर पढ़ाऊंगा, निश्चित रहिए आप। अभी फिलहाल ग्लूकोमा पढ़िए। ग्लूकोमा का मतलब होता है इंक्रीज ड्यू टू, क्या होता है? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज आईओपी। आईओपी बढ़ जाता है, नॉर्मल आईओपी 8 से लेके 21 mOf होता है। अगर 25 ज़्यादा जा रहा है तो ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। अगर बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का, वो होता है कैटरेक्ट। क्या होता है? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस। क्या होता है?
सिटी ऑफ लेंस क्या होता है, कैटेगरी मतलब ओपेसिटी ऑफ लेंस। यहाँ पे जो अपना नेचुरल लेंस होता है उसकी ओपेसिटी हो जाती है, ओपेसिटी हो जाती है लेंस की, तो वहाँ पे को लेंस निकाल के कैटरेक्ट सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है ना। आजकल जो सर्जरी होती है मोस्ट कॉमन लेजर होने लग गई है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज इन चाइल्ड ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या होता है, इन चाइल्ड ऑफ ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे बात करेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या करेंगे, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया आपके ब्लाइंडनेस के बारे में। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, पढ़ाता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लीजिएगा। आपको मेजर्स के साथ विटामिन ए की खुराक देते हैं अपन, क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देते हैं अपन, क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर्स के साथ में मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, लिखी जाएगी, प्रिवेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन ए को विजन विटामिन बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड की बात करें तो वो होता है ग्लूकोमा होता है, इनकी साइड पे होता है, दो तरह का ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। दोनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस अलग होती है। अगर ओवरऑल ग्लूकोमा की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पिलोकार्पिन, और अगर ओपन एंगल की बात करें तो वहाँ पे होती है लेंटिनोप्रास्ट, और क्लोज एंगल की बात करें तो टेमोडोल या एसिटाजोलामाइड ड्रग कितने को देखने को मिलती है। एक मेडिकल इमरजेंसी होती है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज मेडिकल कंडीशन होती है, लेकिन क्लोज एंगल जो होती है वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कैटरेक्ट होती है। कैटरेक्ट का मतलब होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस, कैटरेक्ट का मतलब होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस। बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन चाइल्ड ऑफ ब्लाइंडनेस तो वो होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कम्युनिकेबल कॉज। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होता है, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रेकोमा। क्या होता है, ट्रेकोमा। इसको बोलते हैं रफ आई। क्या बोलते हैं, रफ आई बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं ये, रफ आई अपन बोलते हैं, ठीक है। रफ आई अपन इसको बोलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा आप कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड ग्लूकोमा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन ऑफ ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, मोस्ट कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस तो ट्रेकोमा या रफ आई। इसके बारे में अपन एक सेफ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट, वहाँ पे अपन सेफ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। सेफ का मतलब की बात करें अगर मैं ट्रेकोमा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मैं मोस्टली पढ़ाते नहीं है, बहुत सारे ट्यूटर एग्जामिनर पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ट्रेकोमा के बारे में पता नहीं रहता, एग्जाम पूछता नहीं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी बहुत पूछी जाती है, राजस्थान शीटों में आई थी एक स्ट्रेटेजी थी, वहाँ पूछी थी स्ट्रेटेजी वहाँ पे। तो सेफ का मतलब होता है, एस का मतलब हो गया, सेफ का मतलब हो गया, एस का जो मतलब होता है सेफ का मतलब हो जाता है, अपने बहुत बार सेफ स्ट्रेटेजी यूज में लेते हैं यहाँ पे। तो एस ए एफ और ई, ठीक है। एस का मतलब हो गया सर्जरी। क्या मतलब होता है इसका मतलब, सर्जरी यूज में लेते हैं, ठीक है। एक का मतलब हो गया एंटीबायोटिक काम में लेंगे ट्रेकोमा के अंदर, इरिथ्रोमाइसिन मोस्टली काम में लेते हैं, इरिथ्रोमाइसिन काम में लेते हैं, ठीक है। एफ का मतलब हो गया फेस हाइजीनिंग। क्या होती है, सॉरी, फेस हाइजीन। और ई का मतलब होता है एनवायरमेंट क्लियर, एनवायरमेंट क्लीन। ये थोड़ा इसके बारे में था। अब लौटते हैं वापस, देख लीजिएगा कि ट्रेकोमा होता है, इसको रफाई बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेफ स्ट्रेटजी यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। एस फॉर सर्जरी करते हैं, एफ फॉर एंटीबायोटिक देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमन देते हैं, एफ फॉर फेस हाइजीन रखते हैं, ई फॉर एनवायरमेंट हाइजीन, एनवायरमेंट क्लीननेस रखते हैं, ठीक है। अब लौटते हैं वापस अपन विटामिन ए के ऊपर। विटामिन ए के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। विटामिन ए पढ़ा देता हूँ, फिर अपन लास्ट होगा विटामिन ए, इसके बाद में क्लोज करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में पढ़ा देता हूँ मैं आपको, विटामिन ए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बात करते हैं विटामिन ए की फर्स्ट डोज की। विटामिन ए जो फर्स्ट डोज होती है वो होती है 9 मंथ, 9 to 12 मंथ। कितनी देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये इसका मतलब होता है 1 ml। क्या मतलब होता है इसका, 1 ml, ठीक है। ओरली दिलाते हैं अपन इसको, ओरली देते हैं। रूट की बात करें तो ओरली देते हैं। सेकंड डोज देंगे अपन, वो देंगे 18 मंथ पे। क्या देंगे, 18 मंथ पे वो अब इसकी मात्रा बात करेंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्या होती है, 2 लाख यूनिट 2 ml ओरली। तो यहाँ पे जो गेप रख रहे हैं अपन, वो रख रहे हैं लगभग रख रहे हैं अपन 9 मंथ का। कितने मंथ का, 9 मंथ का रख रहे हैं, ठीक है। अब बाद में हर बार
6 महीने का गैप लगेंगे। थर्ड डोज जो देंगे 6 मंथ पे, 24 मंथ पे वही सेम डोज 2 IU और 2 ml। फोर्थ डोज देंगे 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। टोटल 9 डोज देते हैं अपन। ठीक है, 24 हो गया, 30 मंथ हो गया, 36 मंथ हो गया, 42 मंथ हो गया, 48 मंथ हो गया, 54 मंथ हो गया और 60 मंथ यानी 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। सेम डे और डोज और रूट देंगे अपन इसका। ठीक है, अगर टोटल की बात करें मतलब 6 महीने के गैप में अपन को देना है, तो टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट कितना हो गया विटामिन ए का? टोटल अमाउंट की बात करें अपन तो ये हो गया आपको 2 8 16 1 17, तो 17 ml तो हो गया। 17 ml या 17 इंटरनेशनल यूनिट हो गया। ठीक है, 17 ml हो गया, क्योंकि फर्स्ट में अपन ने एक ml दिया था और बाद में 2 ml देने लगे। टोटल डोज की बात करें कि टोटल डोज कितनी देते हैं? टोटल डोज की अगर बात करें तो टोटल डोज देते हैं अपन 9 डोज इसके अंदर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, अपन ने आज पढ़ा है मीजल्स के बारे में, हर टॉपिक पढ़ा अपन ने मीजल्स के बारे में। ठीक है, तो भाई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक और आपको बहुत पसंद आया होगा। पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, क्योंकि मैं कैसे पढ़ा लगा, पढ़ाने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ने वाला बेस्ट नहीं होता तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। चाहे वो कितना अच्छा पढ़ाता हो, जब तक पढ़ने वाले अपने को बेस्ट नहीं मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा मेजर्स के बारे में, क्या क्या नाम होते हैं, 8 से 9 अदर नेम होते हैं, क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 10 से 14 दिन इसका IP होता है, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, RNA वायरस होता है, पैरामीटर वायरस होता है। ठीक है, एयरबोर्न डिजीज होती है, प्रिकॉशन अपन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या एयरबोर्न प्रिकॉशन रखते हैं। ठीक है ना, साइंस सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्पॉट देखने को मिलते हैं, 3C सिम्टम देखने को मिलते हैं, 3P सिम्टम देखने को मिलेंगे पाइलोरिक स्टोसिस के अंदर, TOF के अंदर 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पॉट कंफ्यूजन साइन होता है। फर्स्ट साइन की बात करें फीवर होता है, 10 दिन पे होता है। और अगर फर्स्ट एसेस की बात करें तो बिहाइंड द ईयर देखने को मिलता है। वैक्सीन की बात करें, मेजर वैक्सीन 9 मंथ पर देते हैं, 0.5 ml सब से देते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में भूल गया, आपको बता देता हूँ मैं आपको। एक स्ट्रेटजी की बात करें अपन तो मेजर्स के अंदर WHO जो होता है स्ट्रेटजी यूज करता है, वो भी देख लीजिएगा, लास्ट अच्छा रहेगा। एक होता है केचप, एक WHO यूज्ड इन मेजर्स स्ट्रेटजी। क्या करते हैं यहाँ पे, एक अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, यहाँ पे करते हैं केचप, कीप अप और फॉलो अप। क्या करते हैं, पेशेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, उसको कीप अप करते हैं और केचप फॉलो अप करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मीजल्स के अंदर यूज में लेते हैं। अगर बात करें पोलियो की, पोलियो में कौन सी यूज करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं मूविंग अप। क्या करते हैं, मूविंग अप स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया पोचा लगाना। क्या मतलब हो गया, पोचा लगाना। मतलब एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा घेरा छूटा, एक यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, एक भी घेरा छूटा सुरक्षा घेरा छूटा। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वास्तव में अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मेरे मिलने वाला का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरे ग्रुप के अंदर अननोन जो बच्चे वो भी ऐड होने लगे हैं, तो मुझे नहीं जानते हैं, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे। तो आपका जो आप मेरी जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है कि कम से कम 1000 व्यू इस वीडियो पे होने चाहिए। दोस्तों जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे हर एक आदमी के पास पहुंचेगा, स्पेशली जो मेरे फ्रेंड डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ उधर जो बैठे हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड इलाका आ गया थोड़ा सा, वहाँ अभी स्टडी का लेवल इतना नहीं बढ़ पाया है। वहाँ के बच्चे जयपुर जाके पढ़ते हैं, तो मैं उनको प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ कि अपने घर के काम भी कर सकते हैं, साथ में भी ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर चलो ठीक है, अच्छी सिटी है, लेकिन वहाँ जो नर्सिंग टीचिंग का अभी इतना क्रेज नहीं हुआ है, तो मैं उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि वो वहाँ पे पढ़ सके। बाकी ओवरऑल राजस्थान, ओवरऑल इंडिया के अंदर जितना आप चैनल को शेयर कर सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करावे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे से पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं जितना हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एक धमाकेदार टॉपिक के साथ में, वो मैं आपको कल शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।